Years and years, we are years and years. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो बात करते हैं लेवलिंग के कुछ क्वेश्चंस की। तो लास्ट टाइम हमने बात करी थी रेसिप्रोकल लेवलिंग की, है ना। लास्ट टाइम हमने बात करी थी रेसिप्रोकल लेवलिंग की, रेसिप्रोकल लेवलिंग की लास्ट टाइम हमने बात करी थी। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा, है ना। रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस इन विच वी फाइंड द डिफरेंस इन एलिवेशन बाय मींस ऑफ रेसिप्रोकल मेथड, यानी कि हम पहले एक तरफ इस्तेमाल करते हैं, फिर हम दूसरी तरफ इंस्ट्रूमेंट को ले जाकर के रीडिंग लेते हैं, तो वो कहलाता है हमारा रेसिप्रोकल लेवलिंग। आइए क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग नोट्स रेफर इन रेसिप्रोकल लेवलिंग टेकन विद वन लेवल, कि एक लेवल इंस्ट्रूमेंट से ये फॉलोइंग नोट्स लिए गए हैं। क्या लिए गए हैं? उसने कहा इंस्ट्रूमेंट एट पी, जब इंस्ट्रूमेंट पी पर है तो हमारी ये रीडिंग्स है, जब क्यू पर है तो ये है, फिर जब इंस्ट्रूमेंट क्यू के नजदीक है तो रीडिंग पी पर इतनी है और क्यू पर इतनी है। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम रीडिंग्स देख लेंगे। इस तरीके का क्वेश्चन अगर आप इसको तोड़ें, तो अगर ये इसमें पूछे क्वेश्चन में, अगर इसने पहले वाला क्वेश्चन पूछ रखा है, ये ए पार्ट क्या कहा इसने कि ट्रू आर एल ऑफ क्यू, तो पहले तो इसने क्वेश्चन में क्या पूछ दिया भाई कि ट्रू आर एल ऑफ क्यू क्या होगा, ट्रू आर एल ऑफ क्यू क्या होगा। तो ये एमसीक्यूज में इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है ना। एमसीक्यूज में इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से कि क्या होगा क्यू का आर एल। अब देखिए क्या होगा कि इसको बनाने के लिए पहले हमें समझना होगा कि ग्राउंड में क्या है। देखिए जब इंस्ट्रूमेंट पी पर है, जब इंस्ट्रूमेंट पी पर है ना, तो ये कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से है कि इंस्ट्रूमेंट पहले यहां रखा हुआ है, पी के नजदीक में रखा हुआ है, और क्यू क्या है आपका, क्यू यहां पर है। अब मैंने ये क्यू पॉइंट नीचे क्यों बनाया? आप ये भी पूछ सकते हैं कि क्यू पॉइंट को नीचे क्यों बनाया। देखिए क्या है, क्यू पर रीडिंग ज्यादा है ना, क्यू पर रीडिंग ज्यादा है। तो जहां पर रीडिंग ज्यादा होती है उसका मतलब वहां पे फॉल हो रहा है, वो ग्राउंड हमारा नीचे है, इसलिए वहां पर रीडिंग हमारी ज्यादा आ रही है। तो यहां पर जो रीडिंग है, यहां पर जो रीडिंग है वो तो पहले इस पोजीशन में जब पी के नजदीक है, तो यहां पर जो रीडिंग है वो है 1.824, और यहां पर जो रीडिंग है वो कितनी है, वो है आपकी 2.748, वो है 2.748। फिर जब ये इंस्ट्रूमेंट उसने शिफ्ट कर दिया, जब इंस्ट्रूमेंट उसने शिफ्ट कर दिया दोबारा से, इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करा और यहां पर रखा उसने स्टाफ, ये इस केस में जो मेरी रीडिंग्स है, तो यहां पर तो मेरी रीडिंग है 0.928, और यहां पर जो मेरी रीडिंग है कितनी है 1.606। ठीक है, तो ये मेरी रीडिंग्स है भाई। तो यहां से मुझे पता लग जाता है, यहां से मुझे पता लग जाता है कि क्यू पॉइंट इज लोअर देन पी। क्यू का एलिवेशन क्या है, पी से नीचे है, क्यू का एलिवेशन हमारा पी से नीचे है। तो इस केस में हम क्या निकाल देंगे, इसका ट्रू डिफरेंस इन एलिवेशन निकाल देंगे। तो जब मैं निकालूंगा ट्रू डिफरेंस इन एलिवेशन, तो क्या हो जाएगा, लास्ट टाइम हम प्रूफ कर चुके थे कि 2.748 माइनस 1.824 प्लस 1.606 माइनस 0.928 और डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से मेरा क्या निकल जाएगा, यहां से मेरे पास निकल जाएगा इसका डिफरेंस इन एलिवेशन, है ना। जो भी हमारे पास डिफरेंस इन एलिवेशन आएगा, तो अब मैं यहां ब्रैकेट में एक पॉइंट और लिख दूंगा कि P बीइंग हायर, P क्या है भाई आपका ऊंचा पॉइंट है ना, P बीइंग हायर, तो RL ऑफ Q, और चूंकि P हायर पॉइंट है, P ऊंचाई पर रखा हुआ पॉइंट है, तो Q क्या हो जाएगा, Q का RL जो भी हमारा डिफरेंस आया, तो RL ऑफ P माइनस H, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा RL ऑफ Q, ये क्या हो जाएगा भाई RL ऑफ Q हो जाएगा यहां से। तो इसकी कैलकुलेशन हम कर देंगे, इसकी कैलकुलेशन हम कर देंगे कि कितना आ रहा है हमारा आंसर, इसकी कैलकुलेशन हम कर देंगे। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो हमारे पास क्या आंसर आता है भाई, हमारे पास क्या आंसर आता है भाई, तो ट्रू डिफरेंस इन एलिवेशन अगर आप यहां से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, एच का वैल्यू, आर एल ऑफ पी उसने आपको दे रखा है कितना 126,
ये दे दिया 126.386 माइनस h की वैल्यू आप यहां से निकालेंगे तो आएगी 0.801 0.801 आएगी। ठीक है, यहां से हमने ट्रू डिफरेंस इन एलिवेशन निकाल दिया, ट्रू डिफरेंस इन एलिवेशन निकाल दिया हमने इसमें से घटा के। ठीक है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, ट्रू डिफरेंस इन एलिवेशन निकल जाएगा या आर एल ऑफ क्यू निकल जाएगा। तो आर एल ऑफ क्यू अगर मैं यहां से निकालूं, आर एल ऑफ क्यू अगर मैं यहां से निकालूं 126.386 माइनस 0.801, तो ये कितना आया 125 पॉइंट, या आया आपका कितना 125.585। तो ये क्या आ गया आपका आर एल ऑफ क्यू आ गया, है ना भाई। ये क्या आ गया भाई मेरा, ये आ गया मेरा आर एल ऑफ क्यू, है ना। तो ये चीज एक चीज आ गई। तो पहला क्वेश्चन तो उसने क्या कहा था कि आर एल ऑफ क्यू क्या होगा, तो आर एल ऑफ क्यू हमने निकाल दिया। दूसरा वो क्या कह रहा है, द कंबाइंड करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, कंबाइंड करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। अब चूंकि इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है 1010 का, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये 1010 मीटर की डिस्टेंस है यहां से यहां तक। तो मुझे पता है कि जो कंबाइंड एरर है, जो मेरी कंबाइंड एरर है, कंबाइंड एरर वो मेरी डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, कितनी 0.06728 डी स्क्वायर। अब यहां पर एक गड़बड़ जो करते हैं सब, क्या करते हैं कि डी की वैल्यू वो मीटर में लगा देते हैं, तब की फॉर्मूले में डी की वैल्यू किस में है, किलोमीटर में है, आंसर मीटर्स में आता है हमारा। तो हमने क्या करना है 0.06728, इसको किलोमीटर में चेंज करा तो कितना हुआ 1.01, और इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो यहां से मैंने क्या करना है, यहां से मैंने इसकी वैल्यू निकाल देनी है ना। इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई भाई, जो कंबाइंड एरर आया मेरा, कंबाइंड एरर, वो एरर मेरा कितना आया, E इज इक्वल टू मेरा, E इज इक्वल टू मेरा कितना आया भाई, E इज इक्वल टू मेरा आया 0.0 ट्रू डिफरेंस इन एलिवेशन इतना मीटर, ठीक है ये इतना। तो E यहां से हम निकाल देंगे, E यहां से हम निकाल देंगे, कितना आ रहा है ये 0.06728 इंटू 1.01, 1.01, तो ये मेरा आया 0.0686 मीटर, ये आया भाई मेरा 0.0686 मीटर आया, है ना। h की वैल्यू हम निकाल चुके थे, h की वैल्यू हम निकाल चुके थे। h इज इक्वल टू मेरा कितना आ रहा था, h इज इक्वल टू मेरा आ रहा था भाई डिफरेंस इन एलिवेशन। अगर मैं यहां से निकालू तो h इज इक्वल टू मेरा कितना आ रहा था, h इज इक्वल टू मेरा आ रहा था 801 आ रहा था भाई, ये कितना आ रहा था 0.801 आ रहा था। तो ये तो हो गया मेरा कंबाइंड एरर, है ना। आप एक बार कैलकुलेशन करके देख लेंगे, है ना, चेक करके देख लेंगे कि कितना आ रहा है ना। तो अगर हम इसको चेक करके देखें, चलिए आप इसको चेक करके देख लेंगे कितना आ रहा है। तो अब ये तो हो गया मेरे पास क्या कि आर एल ऑफ क्यू उसने पूछा, आर एल ऑफ क्यू आ गया। कंबाइंड एरर उसने पूछा, तो कंबाइंड एरर हमारा आ गया 0.06728 डी स्क्वायर। अब एक जो इसमें नोट था, इसमें जो एक नोट था, नोट क्या था हमारा इसमें, कि जो मेरा रेसिप्रोकल लेवलिंग है उसमें मेरी 3 तरीके की एरर दूर हो जाती है, उसमें मेरी 3 तरीके की एरर दूर हो जाती है ना भाई। 3 तरीके की एरर कौन कौन सी दूर हो जाती है हमारी, 3 तरीके की एरर कौन कौन सी दूर हो जाती है भाई हमारे। एक तो मेरी एरर होती है, एक तो मेरी एरर होती है लाइन ऑफ कॉलिमेशन की, है ना। एक तो मेरी एरर होती है लाइन ऑफ कॉलिमेशन की। तो 3 तरीके की एरर क्या होती है, चलिए पहले इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं हम, पहले हम इसको क्या करते हैं एक्सपोर्ट कर देते हैं, सेव। ठीक है, अब आगे बात करते हैं भाई। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है कि इसके अंदर 3 तरीके की एरर हमारी रिमूव हो रही है ना। तो कौन कौन सी एरर होती है भाई इसमें, कौन कौन सी एरर होती है ना। इट रिमूव्स कंबाइंड एरर, कंबाइंड एरर। जब कंबाइंड एरर की बात कर रहा हूं तो इसमें 2 एरर आ गई, कौन कौन सी, कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, एंड रिफ्रैक्शन
एंड कॉलिमेशन एरर, कॉलिमेशन एरर, कॉलिमेशन एरर। ठीक है, ये हो गया भाई। अब बात आती है कि एरर कितनी है, बात आती है एरर क्या है। तो देखिए एरर के लिए हमने आपको बताया था, एरर के लिए हमने आपको बताया था, फिर से देख लेंगे कि अगर यहां पर इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है ये इस तरीके से, तो यहां पर मेरी एक एरर आ जाती है। ये रीडिंग हो गई मेरी एच बी यहां से लेकर यहां तक, और ये एरर हो गई मेरी ई, है ना। आप पीछे जो डेरिवेशन था इसका उसमें जाकर के देख सकते हैं। तो ये हो गया मेरा एच ए। ठीक है, तो जो डिफरेंस इन एलिवेशन है h इज इक्वल टू क्या होता है भाई, डिफरेंस इन एलिवेशन जब मैं निकालता हूं ये होता है मेरा क्या कि एच बी माइनस ई, ज्यादा रीडिंग ये वाली है, माइनस एच ए, ये होता है। अब यहां पर e क्या है, मेरी एरर है, तो ये एरर मैं निकाल दूंगा। डिफरेंस इन एलिवेशन मेरा आ गया था 0.801, तो h इज इक्वल टू तो मेरे पास क्या था, h इज इक्वल टू तो था 0.801 इज इक्वल टू मेरे पास क्या था एच बी। एच बी मेरे पास कितना है कि एच बी मेरे पास है 2 क्यू पर एलिवेशन, यानी कि उस साइड यहाँ क्यू पर एलिवेशन कितना है 2.748। ठीक है, माइनस इसमें जो एरर होगी माइनस एच ए कितनी है 1.824, तो यहां से मैं किसकी वैल्यू निकाल दूंगा, यहां से मैं ई की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा, यहां से मैं ई की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। तो जब मैं यहां से ई की वैल्यू निकालूंगा तो ई की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, ई की वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो ई की वैल्यू जो है वो 0.123 आ जाएगी, यहां से ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 0.123 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 0.123 आ जाएगी ई की वैल्यू, है ना। हम निकाल सकते हैं यहां से ई की वैल्यू। अब ये जो 0.123 है, ये जो मेरा 0.123 है, अभी मैंने क्या बताया कि इसमें तीन तरीके की एरर होती हैं, तीन तरीके की एरर होती हैं, कौन कौन सी, कंबाइंड एरर और कॉलिमेशन की एरर, कंबाइंड में दोनों आ गई। तो ये जो ई है, ये जो ई है एरर, ये कौन कौन सी एरर का समीशन है भाई, तो ये मेरा ई कंबाइंड प्लस ई कॉलिमेशन का एरर है। काय का एरर है, ई कॉलिमेशन का एरर है, इन दोनों का एरर है मेरा। ठीक है, अब ई कंबाइंड और ई कॉलिमेशन का एरर है, और किसके बराबर है 0.123 के बराबर है। तो ई कंबाइंड तो मैं निकाल चुका 0.06 जो हमारा आ रहा था, है ना। ई कंबाइंड तो मैं निकाल चुका हूं, तो ई कंबाइंड की वैल्यू तो मेरे पास आ गई थी, है ना। कितनी आ गई थी भाई 0.06 मेरी ई कंबाइंड की वैल्यू आ गई थी, प्लस ई कॉलिमेशन, प्लस ई कॉलिमेशन इज इक्वल टू किसके है 0.123 के। क्यों, क्योंकि इन दोनों एरर का समीशन ही तो ई के बराबर है ना। तो ई कॉलिमेशन अगर मैं निकालूं, ई कॉलिमेशन अगर मैं निकालूं तो कितना हो जाएगा 0.123 माइनस 0.06, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ये लगभग मेरा आ जाएगा 0.055, जितना भी आए आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे 55, ये लगभग मेरा इतना आ जाएगा ई कॉलिमेशन। तो ये हो गया मेरा क्या ई कॉलिमेशन, तो कॉलिमेशन की एरर भी आ गई मेरे पास। तो अगर सेकंड नंबर पे वो मुझसे पूछे कि ई कॉलिमेशन क्या होगा तो मैं निकाल सकता हूं, है ना। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दो चीजें तो हम निकाल चुके, कौन कौन सी, आर एल ऑफ क्यू हम निकाल चुके, कंबाइंड एरर फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन हम निकाल चुके, है ना। उसके बाद तीसरे की बात कर रहा है कि एंगुलर एरर इन कॉलिमेशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, कि एंगुलर एरर निकालिए, कॉलिमेशन और एडजस्टमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट में एंगुलर एरर निकालिए कि एंगुलर एरर हमारी कितनी होगी। ठीक है भाई, सी पॉइंट भी निकाल देते हैं हम, एंगुलर एरर हमारी कितनी होगी। तो एंगुलर एरर कितनी होगी, तो देखिएगा एंगुलर एरर कैसे निकाल रहे हैं। तो कुछ नहीं करना है इसमें, क्या है कि ये अगर मेरा स्टाफ है तो एंगुलर एरर इन कॉलिमेशन की बात करी, ध्यान दीजिएगा उसने केवल एंगुलर एरर इन कॉलिमेशन की बात करी। तो कॉलिमेशन की वजह से जो एरर आ रहा है ये वाला, कॉलिमेशन की वजह से जो एरर आ रहा है ये वाला कितना है 0.055, 0.055 है कॉलिमेशन की वजह से एरर। और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो क्या है 1010 मीटर है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 1010 मीटर होगी। तो क्या मैं ये एंगल अल्फा निकाल सकता हूं, क्या मैं ये एंगल अल्फा निकाल सकता हूं, है ना। तो ये एंगल अल्फा निकाल दूंगा मैं, है ना। एंगल अल्फा कितना हो जाएगा tan थीटा, tan थीटा क्या होता है भाई आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है
0.055 अपॉन 1010। तो जब आप इसका थीटा निकालेंगे, tan इनवर्स करेंगे 0.055 अपॉन 1010 करेंगे, तो ये एंगल आपका कितना आ जाएगा, लगभग 0 डिग्री 0 मिनट 11 सेकंड का आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 11 सेकंड का आ जाएगा। तो तीसरा जो इसने पूछा था वो मेरा क्या हो गया, 11 सेकंड हो गया। तो इस तरीके से हमें रेसिप्रोकल लेवलिंग में अलग अलग चीजें अलग अलग टाइम पे फाइंड आउट करने के लिए हमसे निकाल सकता है, अलग अलग चीजें हमसे पूछ सकता है। तो ये तो था भाई रेसिप्रोकल लेवलिंग का एक क्वेश्चन, है ना, जो वो पूछ सकता है। चलिए क्या क्या बात कर रहे हैं भाई, अब सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब की बात कर रहे हैं, है ना। एक ये टॉपिक भी देख लीजिए, सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब की बात कर रहे हैं। तो सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब क्या है कि बबल ट्यूब की सेंसिटिविटी को अगर मैं डिफाइन करूं सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब, तो इट इज द एंगुलर वैल्यू ऑफ या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बबल ट्यूब। इट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बबल ट्यूब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बबल ट्यूब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बबल ट्यूब in one division क्या कह रहा है कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बबल ट्यूब है इन वन डिवीजन में। कहने का क्या मतलब है कि अगर ये मेरे पास बबल है, ये मेरे पास बबल ट्यूब है, ये इसका बबल है और ये इसका दूसरा खाना है। तो ये इस दूसरे खाने में जब ये बबल जाएगा, और ये क्या है, इसकी रेडियस है भाई, ये रेडियस है, ठीक है। तो पहले तो आप इसको ऐसा समझिए कि ये बबल कहाँ है, कि आपका सेंटर में है। सेंटर में रखने के बाद आपने एक रीडिंग ले ली S1, फिर आपने इसको फुट स्क्रू की हेल्प से थोड़ा सा घुमाया। कब तक घुमाया, जब तक वो एक डिवीजन आगे ना चले जाए बबल, जब तक बबल यहाँ एक डिवीजन आगे ना चले जाए। जैसी बबल आगे जाएगा लाइन ऑफ साइट थोड़ी टिल्ट हो जाएगी, जैसी बबल आगे जाएगा लाइन ऑफ साइट टिल्ट हो जाएगी, लाइन ऑफ साइट टिल्ट होगी तो ये S1 को यहां ना पढ़ के फिर यहां दूसरी रीडिंग पड़ेगा S2, इसके बीच को मैंने कहा S, ये हो गया मेरा S, ठीक है। अब इसके बाद ठीक है, ये हो गई रेडियस ऑफ बबल ट्यूब। ये क्या हो गई भाई, किसी भी बबल ट्यूब की रेडियस हो गई। ये क्या हो गई, किसी भी बबल ट्यूब की रेडियस हो गई। तो एक डिवीजन, ये जो मेरा वन डिवीजन है, एक डिवीजन ट्रेवल करने में जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ उसी को क्या मैं कहता हूं, उसी को मैं सेंसिटिविटी कहता हूं। उसी को क्या कहता हूं भाई, मैं सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब कहता हूं, ठीक है। अब सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब, ये स्टाफ था मेरा, यहां भी देख लीजिए चाहे तो, ये स्टाफ था। अब ये क्या है कि सेंटर से जो डिस्टेंस है, ये वाली, ये हो गई डी डिस्टेंस, सेंटर से जो चली गई है। तो एक डिवीजन में बबल जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर रन कर रहा है, उसी को मैं क्या कहता हूं, सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब कहता हूं, ठीक है। यहां पर एक पॉइंट देख लेंगे कि सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब डिपेंड्स अपॉन क्या कह रहा है भाई, क्या कह रहा है कि क्या होगा, लार्जर द रेडियस ऑफ बबल ट्यूब greater the sensitivity
जितनी ज्यादा रेडियस ज्यादा होगी उतनी ज्यादा सेंसिटिविटी होगी। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है भाई, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है भाई कि जितना आपका स्मूथनेस ज्यादा होगी दोनों के बीच में, अगर स्मूथनेस ज्यादा है तो भी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। ग्रेटर द स्मूथनेस, ग्रेटर द स्मूथनेस, लार्जर द सेंसिटिविटी, लार्जर द सेंसिटिविटी, लार्जर द सेंसिटिविटी। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है भाई वो आपका, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है भाई वो आपका कि जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, जितनी ज्यादा, अब कोई भी फ्लूइड है वो जितना ज्यादा विस्कस है उतना ज्यादा उसका डिफ्लेक्शन कम होगा। क्यों? क्योंकि वो विस्कस है। तो डेंसिटी या सरफेस टेंशन अगर ज्यादा होगा तो उसका डिफ्लेक्शन कम होगा। तो केवल एक डेंसिटी और सरफेस टेंशन हमारे ऐसे पॉइंट हैं जिसका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किस किस का? विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन का। कि ग्रेटर द विस्कोसिटी, ग्रेटर द viscosity and surface tension lesser the sensitivity, lesser the sensitivity। तो एक बात तो ये है, और बात क्या कह रहा है भाई कि लेंथ ऑफ वेपर बबल, ये जो वेपर बबल इसमें है, जो वेपर बबल हमारा बनता है कि लेंथ ऑफ वेपर बबल कि लार्जर द लेंथ ऑफ वेपर बबल, लेंथ ऑफ वेपर बबल ग्रेटर द सेंसिटिविटी, ग्रेटर द सेंसिटिविटी। ठीक है, तो ये तो पॉइंट्स हो गए हमारे जिन पर हमारी सेंसिटिविटी क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। तो ये पूछा जाता है कि अगर रेडियस ऑफ बबल ट्यूब बढ़ गई तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी कि घटेगी? तो आपको याद रखना है बढ़ेगी। अगर वेपर बबल की लेंथ बढ़ गई तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी। अगर स्मूथनेस ज्यादा हो गया तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी। अगर विस्कोसिटी या सरफेस टेंशन ज्यादा हो गया तो सेंसिटिविटी क्या होगी? कम हो जाएगी हमारी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है भाई, ये पॉइंट आपको क्या करना है, ये पॉइंट आपको याद रखना है ना। अब आ जाते हैं इसका फॉर्मूला में। तो अल्फा इज इक्वल टू, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो यही लिख देता हूं ताकि ये आपका हो जाए। तो अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो अल्फा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, एल अपॉन आर इंटू 206265, 206265 सेकंड्स। और किसके बराबर होता है भैया, और किस चीज के बराबर होता है भैया कि अल्फा इज इक्वल टू, दूसरा फॉर्मूला इसका, अल्फा इज इक्वल टू एस अपॉन एनडी, एस अपॉन एनडी इंटू 206265, है ना, इंटू 206265। एल क्या है? एल लेंथ है जितनी वो ट्रेवल करा बबल ट्यूब जितनी लेंथ ट्रेवल करा वो एल हो गई हमारी। आर क्या हो गई? आर रेडियस हो गई। एन क्या हो गया? नंबर्स ऑफ डिवीजन हो गया। डी क्या हो गया? डिस्टेंस बिटवीन स्टाफ टू इंस्ट्रूमेंट, कि इंस्ट्रूमेंट से स्टाफ के बीच में जितनी डिस्टेंस हो गई वो हमारा क्या हो गया? वो हमारा डी हो गया। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया। तो 206265 सेकंड्स, ये हमें याद रखनी है डीजे। और अल्फा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ठीक है, ये हमें याद रखना है भाई। ठीक, तो ये तो था हमारा सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होता है और किन चीजों पे डिपेंड होती है सेंसिटिविटी। चलिए आगे की बात करते हैं। अब ये देख लीजिए क्वेश्चन कैसा आता है। क्वेश्चन ये आता है भाई, क्वेश्चन ये आता है आपका, क्या कह रहा है क्वेश्चन में
क्वेश्चन में देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल कर्वेचर ऑफ द बबल ट्यूब। बबल ट्यूब की आपको रेडियस निकालनी है, आर आपको निकालना है, रेडियस ऑफ द बबल ट्यूब आर। आर क्या होता है वहां पे भी लिख देना आप लोग, जगह नहीं थी, कि रेडियस ऑफ बबल ट्यूब, रेडियस ऑफ बबल ट्यूब। तो रेडियस ऑफ बबल ट्यूब क्या हो गई आर। वो आपसे पूछी है कि रेडियस ऑफ बबल ट्यूब आपकी क्या होगी, है ना। उसके बाद कह रहा है कि वन ऑन विच द डिविजन्स आर 2 mm लॉन्ग। डिवीजन क्या है 2 mm लॉन्ग है, तो एल दे दिया उसने, वन डिवीजन की लेंथ कितनी दे दी उसने, कहा 2 mm लॉन्ग डिवीजन है। इफ द एंगुलर वैल्यू ऑफ डिवीजन इज 30 सेकेंड, तो अल्फा उसने कितना दे दिया आपको 30 सेकेंड दे दिया। यानी कि एक डिवीजन है जिसकी 2 mm लेंथ है, एंगुलर वैल्यू, यानी कि एंगुलर वैल्यू जब बोला तो सेंसिटिविटी की बात कर दी उसने, 30 सेकेंड की सेंसिटिविटी हो गई। अब वो पूछ रहा है कि यहां पर आपका रेडियस क्या होगी। तो मेरे पास फॉर्मूला है अल्फा इज इक्वल टू एल अपॉन आर इंटू 206265 सेकेंड्स, है ना। तो यहां से मैं क्या निकाल दूंगा, आर की वैल्यू निकाल दूंगा कि आर इज इक्वल टू नथिंग बट एल अपॉन, इसको एमएम को हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, एमएम को हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। एल अपॉन एल्फा इंटू 206265, तो एल को हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ -3, है ना। एमएम को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, अपॉन अल्फा दे रखा है 30 सेकेंड्स, इंटू यहां से आपका आ गया कितना 206265। ठीक है, तो ये भी आपका निकल जाएगा इस तरीके से, है ना, ये भी आपका निकल जाएगा। अगर वो बात कर रहा है सेकंड, जब उसने क्या कहा, अच्छा इसमें केवल उसने 30 सेकंड्स दिया, अगर वो 1 मिनट दे दे आपको, है ना, 1 मिनट दे दे या कुछ और मिनट में वैल्यू दे दे, तो हम क्या करेंगे, मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब निकाल देते हैं, है ना, सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब निकाल देते हैं। या अगर वो मुझसे लेंथ पूछे बबल की, तो मैं लेंथ भी निकाल दूंगा, और अगर वो मुझसे पूछे कि सेंसिटिविटी कितनी है, वो भी आ जाएगी, और रेडियस पूछे तो वो भी आ जाएगी, है ना। तो रेडियस, सेंसिटिविटी ऑफ लेंथ और लेंथ, ये हम यहां से निकाल देते हैं भाई। ठीक, चलिए ये भी हुआ, आगे चलते हैं भाई। कंटूरिंग की बात कर रहे थे भाई, कंटूरिंग की बात कर रहे थे लास्ट टाइम कंटूरिंग की बात कर रहे थे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूरिंग की हमने बात कर दी थी, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूरिंग की बात कर दी थी। बात शुरू करने वाले थे हम मेथड्स ऑफ कंटूरिंग की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूरिंग में एक कैरेक्टरिस्टिक्स और लिख लेंगे हम, एक कैरेक्टरिस्टिक्स और लिख लेंगे हम। क्या लिखेंगे कि हायर वैल्यू इनसाइड इन ए कंटूर, higher value inside indicates a hill। क्या कह रहा है कि भाई अगर कोई कंटूर है मेरा ऐसा, और इसके अंदर ये हायर वैल्यू है इनसाइड, यानी कि ये 80 है, ये 70 है और ये 60 है। तो ये तो 80 हो गया, तो ये तो यहां हो गया, ये 70 हो गया, तो ये और नीचे आ जाएगा 70 के एलिवेशन पे, 60 और ज्यादा नीचे आ जाएगा 60 के एलिवेशन पे। तो यहां से अगर हम इसको एक ड्रॉ करें, तो ये क्या हिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वाला एलिवेशन कितना हो गया, तो ये वाला एलिवेशन तो मेरा कितना हो गया, कि ये वाला एलिवेशन तो हो गया मेरा 80, ये वाला एलिवेशन हो गया मेरा 70, और ये वाला एलिवेशन हो गया मेरा कितना 60, है ना। तो हायर वैल्यू इनसाइड इंडिकेट्स ए कंटूर ऑफ ए हिल। अगर हायर वैल्यू इनसाइड है तो वो हिल को शो करेगा। इसके अलावा इफ इन ए कंटूर लोअर वैल्यू इनसाइड रिप्रेजेंट ए वैली और डिप्रेशन, क्या होगा
कि लोअर वैल्यू इनसाइड है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिप्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे रिप्रेजेंट करेगा वो भी देख लेते हैं कि भाई अगर ये मेरा कोई कंटूर है, ये मेरा कोई कंटूर है, ये मेरा कोई कंटूर है, यहाँ पे मैंने कहा 60, ये है 70, ये है 80, ठीक है। तो 80 सबसे ऊपर होगा, 80 सबसे ऊपर होगा, 70 नीचे होगा, 70 नीचे होगा, 60 उससे भी नीचे होगा, तो 60 उससे भी ज्यादा नीचे आ जाएगा। तो अब जब मैं इनको एक ड्रॉ कर दूंगा, अब जब मैं इनको ड्रॉ कर दूंगा तो कुछ इस तरीके से कंटूर दिखाई देगा ऐसा। यहां पर ये वाला कंटूर किसका है, सबसे लोअर 60 का, ये वाला कंटूर 70 का, और ये वाला कंटूर आपका कितने का है, 80 का। तो अगर लोअर वैल्यू इनसाइड है तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, लोअर वैल्यू इनसाइड रिप्रेजेंट ए डिप्रेशन और ए वैली, और हायर वैल्यू इनसाइड रिप्रेजेंट ए हिल, ठीक है। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर की बात थी भाई, ये तो बात किसकी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर की बात थी, ठीक है। आ जाते हैं भाई हम मेथड्स ऑफ कंटूरिंग पे। किस पे आ जाते हैं, मेथड्स ऑफ कंटूरिंग पे आ जाते हैं कि कंटूरिंग के कितने मेथड्स हैं हमारे पास, है ना। हम आ जाते हैं मेथड्स ऑफ कंटूरिंग पे, ठीक। तो बात कर रहे हैं कंटूरिंग के अंदर ही किसकी, मेथड्स ऑफ कंटूरिंग की, मेथड्स ऑफ कंटूरिंग की बात कर रहे हैं भाई। तो दो तरीके के मेथड है हमारे। पहला मेथड तो है डायरेक्ट, डायरेक्ट मेथड, है ना। दो तरीके के मेथड है, यहां पर इस तरीके से लिख लेंगे, क्या, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग क्या है, इन विच कंटूर्स आर ट्रेस्ड, in which contours are traced on ground, on ground। फिर दूसरा पॉइंट, it is very laborious, it is very laborious and time taking process, time taking method, ठीक है। फिर it is very accurate and use where higher accuracy is required, and use where higher accuracy required। कैसा है भाई, ये कैसा मेथड है कि इसमें जो कंटूर्स हैं उसको हम ग्राउंड में ट्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक प्लॉट है जिसमें बहुत सारी मिट्टी पड़ी हुई है और आपको क्या करना है, उस प्लॉट को एक लेवल पर सेट करना है। अब आपको जिसने प्लान दिया या जिससे किसी भी स्ट्रक्चर का प्लान दिया है, आपको एक नक्शा दिया, आपको उसने क्या कहा कि भाई इसको सड़क से 4 फीट ऊपर हमें पूरा ग्राउंड को सेट करना है, सड़क से 4 फीट ऊपर पूरे ग्राउंड को सेट करना है। तो आप क्या करेंगे कि आप देखेंगे हर जगह अलग अलग जगह आप क्या करेंगे, 4-4 फीट ऊपर आप सड़क से नापेंगे कि कितना कहां 4-4 फीट हो रहा है। जहां पे 4 फीट से ज्यादा है वहां पे आप कटिंग कर देंगे, जहां 4 फीट से कम है वहां पे आप फिलिंग कर देंगे, और 4-4 फीट पे आप 3-4 ईंटियां लगा करके स्ट्रक्चर बना देंगे, ताकि आपको पता लग जाए कि ये जो मेरा ग्राउंड है ये मेरा क्या है, 4 फीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहां 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 और यहां आपने क्या करा, 4-4 फीट के ये पॉइंट बना दिए। अब आपको पता लग गया ये जो मेरे पॉइंट हैं ये RL ऑफ 4 फीट है ना। कहां से, फ्रॉम रोड, RL ऑफ 4 फीट फ्रॉम रोड। तो ये आपका क्या है, ये आपका मेथड हो गया डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग। ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग कि आपने ग्राउंड में ट्रेस करा कंटूर्स को, एक्चुअल कंटूर्स को आपने ग्राउंड में ट्रेस कर दिया, ठीक है। अब ये मेथड छोटे एरिया के लिए तो बहुत अच्छा है, जहां पे एरिया छोटा हो, 1 बीघा 2 बीघा। लेकिन अगर आप हेक्टेयर्स में बात करो, आप फिर एकड़ में बात करो,
तो जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज्यादा आपको वहां लेबर की जरूरत पड़ेगी, उतना ज्यादा आपका लेबोरियस वर्क हो जाएगा, उतनी ज्यादा मेहनत लगेगी। तो दिस मेथड इज नॉट यूज फॉर वेरी लार्ज एरिया, इट इज यूज वेयर एरिया इज वेरी स्मॉल एंड ग्रेटर एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड। जहां ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत पड़ेगी वहां इसकी जरूरत होगी। तो ये मेथड तो है मेरा डायरेक्ट मेथड। दूसरा क्या आता है भाई मेरा, दूसरा क्या आता है भाई, दूसरा आता है मेरा इनडायरेक्ट मेथड, तो उसकी भी बात कर लेते हैं हम लोग। दूसरा आता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड क्या करते हैं भाई इस मेथड में, इस मेथड में हम क्या करते हैं, इन दिस मेथड, अगर मैं इस मेथड की बात करूं तो इन दिस मेथड डिवाइड द एरिया, डिवाइड द एरिया इनटू कंट्रोल पॉइंट्स, कंट्रोल पॉइंट्स या ग्रिड, ग्रिड एंड फाइंड एलिवेशन, एंड फाइंड एलिवेशन एट ग्रिड पॉइंट्स, एट ग्रिड पॉइंट्स। और फिर दूसरा फाइंड या प्लॉट कंटूर, प्लॉट कंटूर बाय मेथड ऑफ, मेथड ऑफ इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन। कि हम क्या करते हैं कि इस मेथड में एरिया को नंबर्स ऑफ ग्रिड्स या नंबर्स ऑफ स्क्वायर्स में कंट्रोल पॉइंट्स में डिवाइड कर देते हैं, फिर उसके बाद उनका एरिया निकालते हैं। इंटरपोलेशन की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इंटरपोलेशन की हेल्प से हम फिर उसका आरएल फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ये कोई आपका एरिया है, ये कोई आपका एरिया है, इस एरिया को आपने क्या करा, इस एरिया को आपने, ओहो ये दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को, है चलिए, अच्छा अच्छा, चलिए इधर बना लेते हैं, इधर बना लेते हैं, इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं पहले, चलिए भाई, चलिए देख लेते हैं इसको। ठीक है, किसकी बात कर रहे थे भाई, इनडायरेक्ट की बात कर रहे थे, इनडायरेक्ट मेथड की बात कर रहे थे। इनडायरेक्ट मेथड क्या करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग कि अगर ये कोई मेरा एरिया है, ये कोई मेरा एरिया है, तो इस एरिया को मैं नंबर्स ऑफ स्क्वायर्स में डिवाइड कर देता हूं, नंबर्स ऑफ स्क्वायर्स में डिवाइड कर देता हूं। ये कर दिया मैंने डिवाइड। इसके बाद ये जो मेरे पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स पे मैं आरएल निकाल दूंगा, इन सारे पॉइंट्स पे मैं आरएल निकाल दूंगा। ये बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है ना, ये बहुत बड़ा एरिया है। इन पॉइंट्स पे मैंने आरएल निकाल दिए, सारे पॉइंट्स जितने भी पॉइंट हैं इन सब पॉइंट्स पे मैंने आरएल फाइंड आउट कर दिए। राइज एंड फॉल, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, किसी भी मेथड का यूज करके मैं इस पे आरएल निकाल दूंगा, है ना, एनी मेथड, एनी मेथड, कोई सा भी मेथड यूज करके। अब जब मैंने आरएल निकाल दिए तो इंटरपोलेशन की हेल्प से, ऑफिस वर्क में इंटरपोलेशन की हेल्प से मैं देख लूंगा, मैं ये देख लूंगा कि कौन से पॉइंट मेरे कहां से। अब सपोज इंटरपोलेशन करा और एक कंटूर का पॉइंट मिला मुझे यहां, तो मैं जहां जहां ये एलिवेशन है वहां वहां इसको ज्वाइन करते हुए फ्री हैंड एक कंटूर प्लॉट कर दूंगा, फ्री हैंड एक कंटूर क्या कर दूंगा भाई, प्लॉट कर दूंगा मैं। ठीक, ये मैंने कंटूर प्लॉट कर दिया, तो ये मैं ऐसे इस तरीके से क्या कर दूंगा, यहां पर कंटूर को प्लॉट कर दूंगा, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, मेरा इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग कहलाएगा। और ये जो मेथड जो अभी बताया, ये जो मेथड आपको बताया ये वाला, ये इनडायरेक्ट मेथड में, ये इनडायरेक्ट मेथड में कौन सा वाला मेथड है, ये है ग्रिड मेथड। ये कौन सा मेथड है भाई, ग्रिड मेथड है ना। तो ये ग्रिड मेथड है हमारा, तो जो हमने लिखा वो कौन सा मेथड है, ग्रिड मेथड है। क्यों, क्योंकि इसमें हम नंबर्स ऑफ ग्रिड में डिवाइड कर रहे हैं। तो पहला मेथड तो हमारा क्या हो गया इसके अंदर, ग्रिड मेथड, ग्रिड मेथड हो गया पहला। तो दूसरा मेरे पास क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन मेथड, क्रॉस सेक्शन मेथड, है ना। क्रॉस सेक्शन मेथड में क्या होता है भाई कि इट इज यूज फॉर, इट इज यूज
फॉर रूट सर्वे। रूट सर्वे ये काहे के लिए यूज होता है? रूट सर्वे के लिए यूज होता है भैया, है ना। इट इज यूज फॉर रूट सर्वे, रूट सर्वे के लिए यूज होता है ना। और एलिवेशंस, एलिवेशंस ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स डायरेक्शन ऑफ, ट्रांसवर्स डायरेक्शन ऑफ सेंटर लाइन, सेंटर लाइन आर ऑब्टेन्ड, आर ऑब्टेन्ड, ठीक है। और बाकी कंटूर तो हम इनडायरेक्ट मेथड में इंटरपोलेशन से निकालते ही हैं। तो इस वाले मेथड में हम क्या करते हैं? तो ये होता है रूट सर्वे के लिए। रूट सर्वे क्या है? ओपन ट्रैवर्सिंग। ओपन ट्रैवर्सिंग क्या है? चाहे आप सड़क की बात करो, रेलवे लाइन की बात करो, कैनाल की बात करो, ये सारे रूट सर्वे हैं। तो ये आपका कोई अगर मैं बात करूं कि यहां पर ये आपकी सेंटर लाइन हो गई, ये आपकी सेंटर लाइन हो गई। इस सेंटर लाइन के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, इस सेंटर लाइन के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में आपने क्या करा? आपने क्या करा? इंटरवल्स में आरएल निकाल दिए, कुछ कुछ इंटरवल में आपने आरएल निकाल दिए, ये आपने आरएल निकाल दिए भाई, ठीक है। फिर वही मेथड एचआई या हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से आपने आरएल निकाल दिए, ये आपने आरएल निकाल दिए। आरएल निकालने के बाद फिर ऑफिस में आप गए, आपने फिर इंटरपोलेशन वर्क करा, और इंटरपोलेशन करने के बाद आपको पता लगा कि भाई एक कंटूर मेरा यहां से होकर जा रहा है, इस तरीके से होके जा रहा है, एक कंटूर मेरा इस तरीके से होके जा रहा है, एक कंटूर मेरा इस तरीके से होके जा रहा है, और एक कंटूर मेरा इस तरीके से होके जा रहा है। तो ये आपने क्या करा? ये आपने यूज करा रूट सर्वे के लिए, है ना। अब इस मेथड में हम लोग इसका यूज कहां करते हैं? इट इज यूज टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कटिंग एंड फिलिंग। इट इज यूज टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कटिंग एंड फिलिंग। कटिंग एंड फिलिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये मेरा दूसरा मेथड हो गया, क्रॉस सेक्शन मेथड। लास्ट मेथड मेरा कौन सा है भाई? नंबर 3, नंबर 3 टैकोमेट्री मेथड, TACHEO, टैकोमेट्री मेथड है भाई। टैकोमेट्री मेथड क्या होता है कि अब लेवल के साथ दिक्कत क्या है कि लेवल में ये लाइन ऑफ साइट ऐसी है बिल्कुल सीधी, अगर सामने कोई हिल आ गई या सामने कोई उभार आ गया तो वहां पर क्या होगा? ये ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। पहाड़ों में क्या है कि सड़क है और इस तरफ हमारा खेत है, तो हम अगर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अगर मुझे आरएल चाहिए तो मैं नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि मेरी लाइन ऑफ साइट में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा सामने। तो अब मुझे एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसकी लाइन ऑफ साइट क्या हो सके? थोड़ी सी टिल्ट हो सके, या जिसको मैं ऊपर या नीचे क्या कर सकूं? टिल्ट कर सकूं। तो उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं? टैकोमीटर मेथड का यूज करते हैं, या टैकोमेट्री का यूज करते हैं। तो टैकोमीटर इन हिली एरिया, इन हिली एरिया, हिली एरिया, टैकोमीटर, टैकोमीटर is used with advantages, use with advantages, with advantages। टैकोमीटर क्या है? ये हम कंटूर के बाद इसकी बात करेंगे कि टैकोमीटर क्या है। तो हिली एरिया में टैकोमीटर का यूज होता है विद एडवांटेजेस, एडवांटेजेस के साथ हम टैकोमीटर का यूज कर देते हैं हिली एरिया में, ठीक है। तो ये हो गए हमारे मेथड्स ऑफ कंटूरिंग। ये क्या हो गए भी? मेथड्स ऑफ कंटूरिंग हो गए हमारे, ठीक। ये हो गए मेरे मेथड्स ऑफ कंटूरिंग। चलिए बात कर लेते हैं इंटरपोलेशन की, बात कर लेते हैं इंटरपोलेशन की कि इंटरपोलेशन हम कैसे करते हैं, ठीक। अगर मैं बात करूं इंटरपोलेशन की, अगर मैं बात करूं इंटरपोलेशन की, देखेंगे ध्यान से क्या हो रहा है। अगर मैं बात करूं इंटरपोलेशन हम कैसे कर रहे हैं, तो देखिए कैसे कर रहे हैं हम इंटरपोलेशन, यहां ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, है ना। कैसे कर रहे हैं हम इंटरपोलेशन? हम कर रहे हैं कि ये मेरा कोई पॉइंट है। अब हम कंटूर्स में क्या बनाते हैं? इनडायरेक्ट मेथड में ग्रिड्स बनाते हैं, स्क्वायर्स बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा ये 10 मीटर का है, ये मैंने आपको बता दिया कि एक स्क्वायर कितने का है? 10 मीटर का है।
10 मीटर के बाद यहाँ पे मेरा एक पॉइंट है 99.5, यहाँ पे मेरा एक पॉइंट है 101.5। ये RL हैं जो मैंने इन पॉइंट्स के निकाल रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरा पॉइंट हो गया 102.5 और यहाँ पे मेरा पॉइंट हो गया क्या 102 या इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पर, इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पर कितना 100.75, ठीक है। ये हो गया भाई। अब आपसे मैंने कहा कि फाइंड द RL इन ए गिवन फिगर। मैं क्या कह रहा हूं कि इन ए गिवन फिगर फाइंड द RL ऑफ, किस किस का RL पूछ रहा है भाई आपसे, ऑफ 100.5, 100.70, इसका RL निकालिए। ये दो RL निकालिए भाई, 100.5, 100.70 का RL निकालिए। तो देखिए इंटरपोलेशन में हम करते क्या है, अगर मैं इस लाइन को अलग से उठा दूं, तो आप ये देखेंगे कि यहां पर तो एलिवेशन जो था, अब ये लाइन है, अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर तो एलिवेशन था क्या 99.5, तो यहां पर एलिवेशन है 99.5। अब ये 101.5 का मतलब क्या हो गया कि ग्राउंड मेरा इतना ऊपर उठ गया, ये यहां। तो यहां जो वो उठा है ये वाली लेंथ, ये तो यहां कितना हो गया, ये हो गया 101.5। तो अब आप देखेंगे कि 99.5 से 101.5 तक जाने में 3 मीटर का राइज हो गया। क्या हो गया भाई, 3 मीटर का राइज हो गया है। ये 3 मीटर का राइज हो गया। कितनी डिस्टेंस में 3 मीटर का राइज हुआ, तो आपने कहा सर ये 10 मीटर थी, तो 10 मीटर चलने पर मेरा 3 मीटर का राइज हो गया है। 10 मीटर चलने पर मेरा क्या हो गया है, 3 मीटर का राइज हो गया है। कैसे करते हैं इंटरपोलेशन देख लेंगे हम। हमने लिखा कि 3 मीटर हॉरिजॉन्टल, 3 मीटर हॉरिजॉन्टल इन कितने में भाई 10 मीटर, 3 मीटर वर्टिकल, यहां पर वर्टिकल करिए, 3 मीटर वर्टिकल इन 3 मीटर वर्टिकल इन 10 मीटर हॉरिजॉन्टल, 10 मीटर हॉरिजॉन्टल में, कि भाई 10 मीटर हॉरिजॉन्टल चलने पर 3 मीटर वर्टिकल हो गया। अब अगर मुझे 1 मीटर चलना पड़े, 1 मीटर वर्टिकल चलना पड़े, तो कितने हॉरिजॉन्टल चलने पर आएगा 1 मीटर का राइज, भाई 3 मीटर वर्टिकल चलने के लिए तो मुझे 10 मीटर चलना पड़ा। 1 मीटर वर्टिकल चलने के लिए मुझे कितना पड़ेगा, 10/3 चलना पड़ेगा। क्या पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है 100.5, तो 99.5 के बाद 100.5 यानी कि 1 मीटर का राइज, तो 1 मीटर का राइज तो ये आ गया आपका, तो एक तो ये आ गया आपका आंसर। दूसरा उसने कहा कितना कि 100.70 यानी कि 1.7 मीटर का राइज। भाई ये था 99.5, 100.5 होगा तो 1 मीटर का राइज कहां 100.5 पे, और अगर 100.75 होगा तो कितना 1.75 का राइज। तो यहां तो वो 100.0 बोल रहा है, तो 1.70 का राइज। अब 1.70 का राइज कितने पे होगा, तो 1.70 का जो राइज होगा वो होगा 10/3 इंटू 1.70 पे, तो ये निकल के आ जाएगा। तो ये 2 पॉइंट मेरे आ गए, एक पॉइंट मेरा यहां आ गया, एक पॉइंट मेरा यहां आ गया। सिमिलरली 199.5 और 100.75 इनके बीच में भी RL लाई करेगा, तो यहां भी मैं निकाल दूंगा, यहां और यहां। और 101 और 102 के बीच में 100 का RL लाई नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये तो 101 है और ये 102 है, तो इसके बीच में तो 100 से ऊपर है, तो यहां लाई करेगा नहीं, तो इन 2 पॉइंट पे लाई करेगा। इन 2 पॉइंट पे जब वो लाई करेगा तो मैं क्या करूंगा कि मैं जो हूं एक लाइन से इनको ड्रॉ कर दूंगा। तो ये जो मेरी लाइन है, यही मेरी कौन सी लाइन है,
कंटूर्स लाइन है। क्यों? क्योंकि ये इक्वल एलिवेशन को ज्वाइन कर रही है, इक्वल एलिवेशन को ज्वाइन कर रही है। कौन से इक्वल एलिवेशन को ज्वाइन कर रही है? कि भाई यहां पर तो मेरा है 100.5 का, 100.5 का, और यहां पर मेरा है 100.7 का। इसी तरीके से ये वाला भी मेरा है 100.5 का, और ये वाला मेरा है 100.7 का। ठीक है, तो ये इक्वल एलिवेशन को ज्वाइन कर रही हैं, तो ये कंटूर्स लाइन है। तो वो आपको ग्रिड फोटो में बना हुआ देगा। आपसे कोई एक आरएल की वैल्यू पूछ लेगा कि ये कंटूर कहां पर लाई कर रहा है, तो आपको वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी है कि जितना मैं इस 10 मीटर में हॉरिजॉन्टल चलूं तो मुझे ये आरएल मिल जाए। तो दिस मेथड इज कॉल्ड इंटरपोलेशन, इसी को हम इंटरपोलेशन कह देते हैं। और विद द हेल्प ऑफ इंटरपोलेशन वी कैन फाइंड द कंटूर्स ऑफ डिफरेंट एलिवेशंस, अलग अलग एलिवेशंस के कंटूर्स को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो ये तो बात हुई इंटरपोलेशन की, ये तो बात हो गई भाई इंटरपोलेशन की। ठीक, ये तो बात हो गई इंटरपोलेशन की। अब इसके बाद बात करते हैं भाई क्या, इसके बाद बात करते हैं भाई क्या, कि इसका यूज क्या है कंटूर का, यूजेस ऑफ कंटूर क्या है ना, यूजेस ऑफ कंटूर क्या है। तो यूजेस ऑफ कंटूर, है ना। तो भाई पहला यूजेस तो क्या है, पहला यूजेस तो क्या है, पहला यूजेस तो क्या है, फॉर फॉर टोपोग्राफी मैप, टोपोग्राफी मैप बनाने के लिए कंटूर बहुत जरूरी है, फॉर टोपोग्राफी मैप। दूसरा क्या है, एरिया कैलकुलेशन ऑफ मैप, एरिया कैलकुलेशन ऑफ मैप। तीसरा क्या है, वॉल्यूम ऑफ कटिंग एंड फिलिंग, वॉल्यूम ऑफ कटिंग एंड फिलिंग निकालने के लिए, वॉल्यूम ऑफ कटिंग एंड फिलिंग निकालने के लिए। चौथा क्या है भाई मेरे पास, चौथा मेरे पास क्या है कि कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर के लिए, कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर के लिए, काहे के लिए भाई, कि कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर के लिए, रिजर्वायर के लिए। तो हम क्या लोग यूज करते हैं, कंटूर्स का यूज करते हैं। तो ये कंटूर्स हो गया भाई, तो ये कंटूर हो गया। तो हमने पढ़ा लेवलिंग, हमने पढ़ा लेवलिंग के डिफरेंट ऑपरेशंस। लेवलिंग हम किस तरीके से करते हैं, चाहे वो रेसिप्रोकल लेवलिंग हो, हमारी मेथड्स लेवलिंग के राइज एंड फॉल मेथड हो या हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड हो। लेवलिंग का एप्लीकेशन कहां पर होगा, तो लेवलिंग का एप्लीकेशन कहां होगा, कंटूर्स में एप्लीकेशन होगा, कंटूर्स प्लॉट करने के लिए लेवलिंग का एप्लीकेशन होगा। तो ये हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद हम चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है टैकोमीटर। जिसका क्या नाम है भाई, जिसका नाम है टैकोमीटर, है ना। तो यहीं पर हम शुरू कर देते हैं टैकोमीटर को, यहीं पर हम शुरू कर देते हैं टैकोमीटर को, है ना। तो बात करते हैं टैकोमीटर की। टैकोमीटर, तो टैकोमीटर क्या है भाई, टैकोमीटर क्या है कि टैकोमीटर आपकी क्या है, टैकोमीटर इज ए, अगर मैं बात करूं, टैकोमीटर इज ए ट्रांजिट थियोडोलाइट, ट्रांजिट थियोडोलाइट, ट्रांजिट थियोडोलाइट क्यों कहा, क्योंकि टैकोमीटर से वर्टिकल एंगल मेजर कर सकते हैं। तो ये जो आपका टेलीस्कोप है ये क्या हो सकता है, रोटेट हो सकता है, आपका टेलीस्कोप रोटेट हो सकता है। तो टैकोमीटर इज ए ट्रांजिट थियोडोलाइट, टैकोमीटर एक ट्रांजिट थियोडोलाइट है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होते हैं, जिसमें अंदर हमारे क्या होते हैं, फिटेड विद एनालिटिक लेंस, fitted with analytic lens, analytic lens with crosshair and stadia hair कि कैसे, कि अगर मैं बात करूं भाई, ये हो गया आपका, तो ये जो मेरे हेयर्स हैं, ये जो मेरे हेयर हैं, ये तो हो गए मेरे क्रॉस हेयर, इनको तो हम बोलते हैं क्या, क्रॉस हेयर। और ये जो है
ये क्या है आपका, ये हो गया आपका क्या, स्टेडिया, स्टेडिया हेयर, ये हो गया स्टेडिया हेयर। इनके बीच का जो इंटरवल है इसको मैं क्या बोलता हूं, आई, आई बोलता हूं। तो आई क्या होता है मेरा, स्टेडिया इंटरवल, स्टेडिया इंटरवल होता है भाई, इंटरवल होता है। ठीक है, और टैकोमीटर की क्या इसेंशियल इसेंशियल चीजें हमें याद रखनी है कि जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है शुड बी, जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट शुड बी 100, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट शुड बी 100। और जो एडिक्टिव कांस्टेंट है, एडिक्टिव कांस्टेंट है वो कितना होना चाहिए, शुड बी 0। एडिक्टिव कांस्टेंट कितना होना चाहिए भाई हमारा, 0 होना चाहिए एडिक्टिव कांस्टेंट हमारा। ठीक है, तो ये तो इसेंशियल चीज है, ये तो इसेंशियल चीजें हैं। अगर मैं बात करूं मेथड्स की, अगर मैं बात करूं काहे की, मेथड्स की, मेथड्स की, तो दो मेथड है मेरे पास। पहला मेरे पास है स्टेडिया मेथड, पहला मेरे पास है स्टेडिया मेथड, दूसरा मेरे पास है क्या, टेंजेंशियल मेथड, टेंजेंशियल मेथड, है ना। तो दो मेथड है मेरे पास, कौन कौन से, स्टेडिया मेथड और दूसरा टेंजेंशियल मेथड। दो मेथड है भाई हमारे पास, है ना, स्टेडिया और टेंजेंशियल मेथड। स्टेडिया के अंदर, स्टेडिया के अंदर दो तरीके के मेथड आते हैं, स्टेडिया के अंदर दो तरीके के आते हैं, कौन कौन से, कि पहला आता है फिक्स्ड हेयर, फिक्स्ड हेयर, और दूसरा आता है आपका क्या, मूवेबल हेयर, मूवेबल हेयर, या इसको मैं कह सकता हूं सब्सटेंस मेथड, सब्सटेंस मेथड भी बोल देता हूं मैं इसको, सब्सटेंस मेथड भी बोल देता हूं भाई, है ना। तो दो मेथड हो गए हमारे, एक स्टेडिया मेथड हो गया, दूसरा टेंजेंशियल मेथड हो गया, और एक सब्सटेंस मेथड हो गया। ठीक है, अब क्या होते हैं भाई ये मेथड्स, क्या होते हैं भाई ये मेथड्स हमारे, है ना, वो भी देख लेंगे भाई ये मेथड्स क्या होते हैं हमारे। एक सेकेंड, डिटेल, और बात कर लेते हैं भाई आगे, और बात कर लेते हैं भाई आगे। अब बात कर रहे हैं काहे की, अब बात कर रहे हैं मेथड्स की, है ना। अब बात कर रहे हैं हम काहे की भाई, मेथड्स की बात कर रहे हैं हम। तो मेथड में क्या है, पहला तो है मेरा क्या, स्टेडिया, स्टेडिया मेथड। स्टेडिया मेथड में सबसे पहला था मेरा फिक्स्ड हेयर। तो फिक्स्ड हेयर मेथड में क्या होता है, इसको ध्यान से समझेंगे। फिक्स्ड हेयर मेथड में क्या होता है, देखिए फिक्स्ड हेयर मेथड में क्या है कि अगर ये आपका डायाफ्राम है, ये आपके स्टेडिया इंटरवल्स हैं, ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट है, और यहां पर आपने रखा हुआ है स्टाफ अपना, यहां पर आपने रखा हुआ है स्टाफ। इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ये स्पेस घेर देगा, ठीक है। तो स्टेडिया मेथड्स में क्या होता है, सबसे पहले स्टेडिया मेथड में, कि स्टेडिया मेथड हमारा कुछ इस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके का होता है कि अगर ये मेरा स्टाफ है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये जो आई है, यहां से एक रेस गई आपकी इस तरीके से, यहां से एक रेस गई इस तरीके से, और ये तीसरे वाले की भी गई। जब आप इसको पीछे मिलाएंगे, जब आप इसको पीछे मिलाएंगे, यहां जब आप इनको पीछे मिलाएंगे, तो यहां पर एक एंगल फॉर्म होगा, यहां पर एक एंगल फॉर्म होगा, है ना। ये एंगल क्या है मेरा, ये एंगल क्या है मेरा, अल्फा एंगल होगा एक, है ना। ये एंगल क्या होगा मेरा, अल्फा होगा। अगर मैं अपने स्टाफ की पोजीशन को चेंज कर दूं, अगर मैं अपने स्टाफ की पोजीशन को, सपोज मैंने स्टाफ यहां रख दिया, तो ये रीडिंग्स चेंज हो जाएंगी। मैंने यहां रख दिया, तो ये रीडिंग्स क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगे। तो इसमें क्या है, और ये एंगल है अल्फा। तो स्टेडिया मेथड में क्या होता है, स्टेडिया मेथड कौन सा मेथड होता है,
इन विच पैरालिटिक एंगल is constant and staff readings are variable या varying. स्टाफ रीडिंग्स आर वेरिंग, कि स्टाफ रीडिंग क्या होती है हमारी, वेरी होती हैं. स्टाफ रीडिंग्स आर वेरिंग, है ना. तो पैरालिटिक एंगल क्या है, कांस्टेंट है, या जो इसके बीच का गैप है आई वो क्या है, वो कांस्टेंट है. तो मैं लिख सकता हूं इसमें आई इज इक्वल टू क्या है आपका, कांस्टेंट है भाई, आई कांस्टेंट है. दूसरा मेथड क्या है मेरा, दूसरा मेथड है मेरा मूवेबल हेयर मेथड. दूसरा मेथड क्या हुआ मेरा, इसी के अंदर स्टेडिया के अंदर दूसरा आ जाता है मेरा मूवेबल हेयर मेथड. इसको भी देख लेंगे ये क्या है मूवेबल हेयर मेथड. कि देखिए हमने क्या करा कि अब मैं चाहता हूं कि मेरे जो आई है, ये जो मेरा आई है, ये आई मेरा मूव हो सके, ऊपर नीचे हो सके. तो मूवेबल हेयर मेथड में क्या होता है उसको भी देखेंगे हम. मूवेबल हेयर मेथड में क्या होता है कि ये आपका डायाफ्राम है, ये आपका डायाफ्राम है, यहां कोई स्टाफ रखा हुआ है आपने, ठीक. ये क्रॉस हेयर्स हो गए, ये क्रॉस हेयर्स हो गए आपके, और इसके ऊपर लगा हुआ होता है स्क्रू यहां पर, जिस स्क्रू की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इनको क्रॉस हेयर्स को ऊपर या नीचे कर सकते हैं घुमा के, ठीक. अब अगर आप बात करें तो ये जो एंगल है मेरा, ये अल्फा एंगल, अभी तो अल्फा है, तो रीडिंग्स कहाँ है, रीडिंग्स यहां पर है ना. और जब मैं इसको चेंज कर दूंगा, चेंज कहां करा कि मैं इसको यहां पर भी चेंज कर सकता हूं, कि एक ये हो गया, एक ये हो गया. तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इसका अल्फा एंगल क्या होगा, पीछे चेंज हो जाएगा. तो ये अल्फा एंगल क्या हो गया, अल्फा डैश हो गया, है ना. लेकिन अब भी अगर मैं स्टाफ रखूं कहीं पर भी, यहां पर मैंने स्टाफ रखा, तो फिर से मेरी रीडिंग क्या होंगी, रीडिंग मेरी वही आएंगी. क्यों, क्योंकि मैं जो स्टेडिया है उसको मैंने क्या करा, वेरी कर दिया. तो स्टेडिया को मैंने वेरी कर दिया. तो स्टेडिया को वेरी करने के बाद अगर मेरे पास एक कॉपी से अगर मैं समझूं कि अगर मेरे पास इस तरीके से ये कोई स्टेडिया है, इसका मैं क्या कर रहा हूं, ये जो इसका डायामीटर है मैं इसको कम और ज्यादा कर सकता हूं, इस डायामीटर को कम और ज्यादा कर सकता हूं, जो ऊपर स्क्रू लगे हुए हैं उन स्क्रू की हेल्प से. तो वो मेरा क्या हो सकता है, वेरी हो सकता है. और चूंकि वो वेरी हो सकता है इंटरवल, तो मैं जो मेरे स्टाफ के रीडिंग्स हैं उनको भी मैं क्या कर सकता हूं, कांस्टेंट कर सकता हूं. तो इस मेथड में हम क्या लिख देंगे, कि इन दिस मेथड पैरालिटिक एंगल in this method parallatic angle is not constant. ये कांस्टेंट नहीं है, पहले अल्फा था फिर अल्फा डैश हो गया. इज नॉट कांस्टेंट but the staff readings kept constant. स्टाफ रीडिंग्स केप्ट कांस्टेंट कैसी रखी जाएंगी, कांस्टेंट रखी जाएंगी भाई. तो ये मेथड मेरा क्या कहलाता है, ये मेथड कहलाता है मेरा कौन सा, मूवेबल हेयर मेथड. तो ये मेथड होता है मेरा मूवेबल हेयर मेथड. इसके बाद हमारे पास दूसरा मेथड आता है, उसको हम कल डिस्कस करेंगे. तो दूसरे मेथड का हमारा नाम क्या है भाई, लास्ट मेथड का जो दूसरा मेथड है, एक स्टेडिया मेथड और सेकंड वाला हमारा कौन सा है, टेंजेंशियल मेथड. तो दूसरा मेथड है हमारा टेंजेंशियल मेथड. इसके आगे की बात हम कल करेंगे. आज के लिए इतना काफी है. थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच.